नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान से संबंधित है। इस समय जो अध्याय हम आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं वो NCERT की मुख्य पुस्तक का है और एक्सरसाइज चल रही है 2। एक्सरसाइज 2 का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एक्सरसाइज 2 और NCERT फिजिक्स है, ये जो मेन पुस्तक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पर कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। नंबर 1 गोले के अंदर, नंबर 2 गोले के ठीक बाहर और नंबर 3 गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। आइए इस सवाल को हल करने के लिए हम सवाल को करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि गोले के केंद्र पर आवेश रखने पर गोलीय चालक की जो सतह होती है उस पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ये नियम आपको मालूम होना जरूरी है। चलिए भाई हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। चलिए भाई सबसे पहले तो आप एक ये महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे कि आवेश सदैव चालक के पृष्ठ पर रहता है तथा बाहरी बिंदुओं के लिए यह ऐसे व्यवहार करता है जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर स्थित हो। यह आपके दिमाग में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य रहेगा, अतः गोलीय चालक के अंदर जो है वो वैद्युत क्षेत्र हमारा शून्य माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ए का उत्तर हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि गोले के केंद्र पर नहीं, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि वहां पर जो संपूर्ण आवेश है वो कहां पर रहता है, उसके केंद्र पर केंद्रित हो जाता है जाकर के। अब बी नंबर है, बी नंबर में कह रहा है कि गोले के ठीक बाहर जो है वो आवेश का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि गोले की त्रिज्या दी गई है, गोले की त्रिज्या को नोट करेंगे। आ जाइए, गोले की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इसमें हमने नोट डाउन किया गोले की त्रिज्या स्मॉल r बराबर 12 सेंटीमीटर। फार्मूला लगाएंगे हम कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो ये हो गया आपका 12 × 10⁻² और ये हो गया 0.12 और इकाई क्या लगा दिया, मीटर। चलिए भाई अब आगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर जो आवेश है वो 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम का है जो एक समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पर हम आवेश का मान नोट करेंगे। आवेश Q बराबर आवेश Q बराबर 1.6 × 10⁻⁻7 कूलाम। फिर आगे चलेंगे, हमको क्या करना है, हमको निकालना है गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो नोट डाउन करेंगे उसके बाहर लिए गोले के ठीक बाहर
वैद्युत क्षेत्र, तो जो दूरी है वो त्रिज्या के रूप में यहाँ पर काम करेगी। तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन नीचे क्या हो गया आपका R²। चलिए भाई अब मान रखते हैं, हल करते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ और इकाइयाँ अनिवार्य रूप से लिख दीजिएगा अगर लिखना चाहें। तो ये हो जाएगा E बराबर 9 × 10⁹। ये यूनिवर्सल मान होता है। Q का मान हमको दिया गया है 1.6 × 10⁻⁷ और R का मान है 0.12 का होल स्क्वायर। चलिए भाई आगे सॉल्व करेंगे। E बराबर हो जाएगा आपका 16 9 144। तो ये हो जाएगा आपका 14.4 गुणे 10⁹9 में 10⁻⁷ एडजस्ट हो गया। तो ये हो गया 10⁵2 और ये हो गया आपका नीचे जा करके हो गया आपका 12 12 144। तो 144 तो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। 144 हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा और कितने अंकों में दशमलव लगेगा, 4 अंकों में। तो 3 अंक ये हैं, 1 अंक 0 हो जाएगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कि E बराबर हम इसको जरा सेटअप करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 14.4 गुणे 10⁵2 बटे नीचे हो जाएगा आपका दशमलव लेफ्ट टू राइट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3। तो ये हो जाएगा आपका 14.4 गुणे 10⁻⁻3। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया और E का मान आ गया 1 गुणे 10⁵2 गुणे 10⁵3। घात नीचे से ऊपर जाएगी तो वो धनात्मक हो जाएगी। फार्मूला लगेगा A⁻m गुणे A⁻n इज इक्वल टू A⁻m + n। तो ये हो गया E बराबर 1 गुणे 10⁵5 और हम इसको केवल 10⁵5 भी लिख सकते हैं। तो E बराबर हो गया आपका 10⁵5 और इकाई हो गई न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। तो गोले के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र का मान 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम होगा। ये बिंदु बी हो गया। अब इसके बाद बिंदु सी का मान हम कैलकुलेट करेंगे। तो बिंदु सी के लिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। बिंदु सी और बिंदु सी में है कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए भाई अब यहाँ पर हो गया आपका दूरी R बराबर जो आपकी बात दूरी दी गई है वो हमको आवेश से दूरी जो है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। फार्मूला हम पहले ही लगा चुके हैं। 18 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा तो 0.18 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र, चूँकि वैद्युत क्षेत्र अगर चित्र बनाना चाहें तो बना लें, ज़रूरत नहीं है। वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा आपका फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। अभी आपने फार्मूला लगाया था। E बराबर 9 गुणे 10⁹9 और Q का मान है आपका 1.6 गुणे 10⁻⁷ बटे R का मान कितना है 0.18 का स्क्वायर, ठीक है। चलेंगे भाई अब ये हो जाएगा आपका E बराबर हो गया आपका 16 9 144। तो 14.4 गुणे 10⁵2 बटे अब ये हो गया आपका 0.18 गुणे 0.18 और ये हमारा हो गया 0.0324। अब E बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे रफ कॉपी पे जाएंगे और हम 14.4 में भाग दे देंगे 0.0324 का और हमें मिलेगा 444.444। बार बार इसी का रिपीट होगा। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिएगा। जो भी कैलकुलेशन करिएगा मैनुअल करिएगा। हम भी मैनुअल कैलकुलेशन ही करते हैं गुणे 10⁵2। अब E बराबर आपको आंसर शीट से आंसर मैचअप करना है।
आंसर शीट पे जब हम आंसर देखते हैं तो अधिकतर आंसर सार्थक अंक और कोटि मान के रूप में आते हैं। तो चलिए भाई हम उसके लिए भी रेडी हैं। तो यहाँ पर हमें मिलेगा क्या, जहाँ नोट करते हैं। ये हो गया हमारा 4.4 गुणे 10 की घात 2 धन 2। ये हो गया आपका ई बराबर 4.4 गुणे 10 की घात 4 और इकाई लगेगी न्यूटन प्रति कूलम। चूंकि दशमलव राइट टू लेफ्ट 2 अंक मूवमेंट किया है तो 10 की घात 2 इंक्रीज हो जाएगी। तो यह था आपका आंसर। इस तरीके से आपने तीनों ही स्थितियों में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान आसानी से यहाँ पर लिख दिया। उम्मीद करते हैं कि सवाल जो हमने आपको बताया वो बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड है। 1 पिकोफैरेड का मान भी इन्होंने दे दिया है, 1 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि जब प्लेटों के बीच में वायु भरी है, ठीक है, तब हम लोगों को क्या करना है कि निकालना है धारिता। वो हमको दी गई है 8 माइक्रोफैरेड, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। यहां पर लिखेंगे कि माना प्लेटों के बीच में के मध्य वायु भरी है तथा प्लेटों के बीच की दूरी डी है। माना प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है और प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, डी है। अब यहां पर हो जाएगा धारिता C नॉट बराबर, ये हमको दिया गया है 8 पिकोफैरेड और फार्मूला लगा दिया 1 पिकोफैरेड बराबर 10 की घात -12 फैरेड और ये हो जाएगा आपका 8 गुणे 10 की घात -12 फैरेड, ठीक। चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, अप्लाई करेंगे। लिखेंगे चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और वो क्या हो गई, वो हमारी हो गई C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल d, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है और D प्लेटों के बीच की दूरी है। तो A यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A प्लेटों का क्षेत्रफल अगर बताना चाहें, और अगर नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद नीचे हो जाएगा आपका, यहाँ पर मान रखेंगे तो C नॉट का मान है 8 गुणे 10 की घात -12 बराबर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल d। इनमें से किसी की भी वैल्यू नहीं दी गई है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब हमको क्या करना है, ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। अब कह रहे हैं जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, तो इसका मतलब ये है कि दूरी हो गई d/2। प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र है वो 6 परावैद्युतांक वाले
पदार्थ से भर दिया जाता है। ठीक है, तो चलेंगे भाई, यहां पर हो गया आपका, जब प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तब प्लेटों का या प्लेटों के बीच की दूरी और ये हो गया डी डैश बराबर d/2। अब ये हो जाएगा प्लेटों के मध्य छह परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा है। तो K का मान हो जाएगा आपका 6। अब यहां पर हो जाएगा आपका कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और अब की बार हमने इसको नाम दे दिया C बराबर K एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल A अपॉन स्मॉल d, d डैश। K क्या है? K है परावैद्युतांक। आगे चलेंगे, ये हो गया आपका C बराबर K का मान हो गया 6, एप्सिलॉन नॉट रहेगा और ये हो जाएगा आपका A अपॉन d डैश का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा d/2 ऊपर चला जाएगा। C बराबर 6 × 2 तो हो जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये जो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d का मान है 8 × 10⁻12। तो C बराबर 12 × 8 × 10⁻12। C बराबर 12 × 96 × 10⁻12 और इकाई लगा देंगे फैरेड। एक तो आपका ये उत्तर आ गया और आप यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं कि 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻12 फैरेड। तो ये कहा जा सकता है कि 96 पिको फैरेड। तो आपका एक उत्तर ये भी आ गया। दोनों उत्तर सही हैं। आशा है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। ये आपका उत्तर है और इस तरीके से आपने सफलतापूर्वक एक और सवाल समाप्त कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। चलिए भाई, सवाल आपके सामने आया है। कहा जा रहा है कि 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नंबर 1 संयोजन की कुल धारिता क्या होगी और नंबर बी कहा जा रहा है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर रहेगा। ठीक है, चलिए भाई सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि सवाल को हल करते हैं। पहला पार्ट बहुत ही आसान रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 संधारित्र हैं तो यहाँ पर लिखेंगे C1 बराबर 9 पिको फैरेड। ठीक है, इसके बाद C2 बराबर ये भी हमारा 9 पिको फैरेड और C3 बराबर ये हो गया आपका 9 पिको फैरेड। अब यहाँ पर A नंबर आया। A नंबर में हम लोग लिखते हैं कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर कुल धारिता। ठीक, अब यहां पर लिखेंगे कि चूंकि श्रेणी क्रम में संयोजन
या श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, अब ये हो जाएगा आपका C बराबर C1, ना श्रेणी क्रम में हो जाएगा 1/C, ये इरेज करते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ें तो उनकी जो तुल्यधारिता होगी वो इस तरीके से निकाली जाएगी। ये हो जाएगा 1/C बराबर 1/9 धन 1/9 धन 1/9। अब हर समान है और अंश को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3/9। नीचे आ जाएगा 1/C बराबर 3 एक कम 3 3 3 9, और यहाँ से आया 3 और आगे लिख देंगे पिको फैरेड। इन संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जो तुल्य धारिता का मान है या कुल धारिता का मान है वो 3 पिको फैरेड के बराबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आगे। अगर आप समझना चाहें कि श्रेणी क्रम में ये जुड़ेंगे किस तरीके से, तो एक डायग्राम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जो पावर लगा हुआ है वो 120 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ा गया है। यहाँ आवेश जो है वो हमारा Q है, और श्रेणी क्रम में अगर इनको जोड़ा गया है तो वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब इसका बी पार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो इबारती भाषा में उत्तर लिखेंगे, वो आपका काम है, आप अपने अनुसार उत्तर को लिखते रहिएगा। इसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या करते हैं, लिखेंगे जब 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है, जब संयोजन 120 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाता है तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि विभवांतर V बराबर 120 वोल्ट, और फिर नीचे लिखेंगे कि माना निकाय पर आवेश Q है व संयोजन को सप्लाई से जोड़ने पर संधारित्रों C1, C2, C3 पर उत्पन्न विभवांतर V1, V2, V3 है। अब देखिए संयोजन कौन सा, श्रेणी क्रम वाला संयोजन। तो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि आवेश Q बराबर CV, अभी हो जाएगा आपका C का मान कितना निकाला था, 3 पिको फैरेड, और V का मान है हमारा 120, 12 36, ये हो जाएगा 360, और आगे लिखा देंगे पिको कूलाम। फिर नंबर 1 लिखेंगे संधारित्र C1 के लिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Q बराबर C1 V1, Q का मान 360 बराबर C1 का मान 9, और ये हो जाएगा आपका V1, और ये हो जाएगा आपका V1 बराबर 360/9, 9 चौका 36, तो V1 बराबर हो जाएगा आपका
40 वोल्ट। फिर संधारित्र C2 के लिए और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा Q बराबर C2V2 और ये हो जाएगा 360 बराबर 9 गुणे V2 और V2 बराबर हो जाएगा 360/9, तो ये हो जाएगा 40 वोल्ट। फिर नीचे लिखेंगे संधारित्र C3 के लिए और ये हो जाएगा Q बराबर C3V3, तो 360 बराबर C3 का मान 9 गुणे V3 और ये हो जाएगा V3 बराबर 360/9, 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा V3 बराबर 40 और लगा देंगे वोल्ट और नीचे हम आंसर कर देंगे। आंसर में आपको लिखना है कि प्रत्येक संधारित्र पर 40 वोल्ट का विभवांतर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को सफलतापूर्वक समाप्त किया। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छे लग रहे होंगे और आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट कक्षा 9, 10, 11, 12 के फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, केमिकल इक्वेशन, IUPAC और बोर्ड एग्जामिनेशन तथा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तमाम बहुमूल्य जानकारियों के लिए आप हमारा YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम ऑफिशियल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।